महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण संपन्न होने जा रहा है। ये सभी परियोजनाएं विशेषतः कोसी रेल महासेतु न केवल बिहार के लिए अपितु समस्त देश के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी माननीय महानुभावों को पूर्व मध्य रेल हाजीपुर बिहार की ओर से सादर नमन करते हुए माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी से स्वागत संबोधन हेतु सादर आग्रह है। बिहार के रेलवे के विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता लोकप्रिय और यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इस अवसर पर उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फग्गू चौहान जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय श्री रामविलास पासवान जी, माननीय श्री रविशंकर जी, माननीय गिरिराज जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री बहन सुश्री देवाश्री चौधरी जी, बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और माननीय सांसद डॉक्टर श्री संजय जायसवाल जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों पर उपस्थित आदरणीय भाइयों बहनों एवं रेलवे के अधिकारीगण, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जैसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व का स्वागत करने का अवसर मुझे मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विकास की गंगा को जन जन तक पहुंचाने वाले आप विकास भगीरथ हैं। गरीबों की जिंदगी से अंधकार मिटे, उनके जीवन में खुशियों की ज्योति जले, यह आपका संकल्प है और लगातार इस कार्य में आपको सफलता भी मिल रही है। विवेकानंद जी जब विदेश दौरे पे गए थे तो विदेश यात्रा के दौरान किसी ने उनको भूखा और बेबस देश का सन्यासी कहा था। उस समय विवेकानंद ने एक भविष्यवाणी की थी कि मैं वर्तमान में खड़ा होकर 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं, जिस भारत में न कोई भूखा है, न कोई बेबस है, न कोई बेघर है, न कोई अशिक्षित है। जैसा हम सब जानते हैं कि विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र आदरणीय आप विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। विवेकानंद ने कहा था कि विश्व कल्याणिनी भारत मां विश्व गुरु बनेगी और अपने विश्व बंधुत्व और शांति कल्याण का संदेश से पूरे दुनिया में गुंजयमान होगी। 21वीं सदी है, आपके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चला है। आप गरीबों के मसीहा हैं। आपके अनेकों रूप को देश और दुनिया देख रही है। कोरोना के युद्ध के सफल मार्गदर्शक के रूप में, देश के चौकीदार के रूप में, मन की बात में जब आप जनसंवाद करते हैं तो एक जनसंवादी के रूप में अनुच्छेद 370 धारा
हटाने वाले एक दृढ़ संकल्पी व्यक्तित्व के रूप में, वहीं अयोध्या की धरती पर लेटकर भगवान श्री राम के चरणों में साष्टांग नमन, आपकी इस भक्ति भाव मर्यादा के आप इस रूप को भी दुनिया देख रही है। महाकुंभ के समय गरीब स्वच्छता ग्रही मां का पांव पखारने वाले कर्मयोगी संवेदनशील रूप को तो वहीं लेह के वीर जवानों के बीच जाना, और आपकी बानी हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वहीं सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण को भी अपना आदर्श मानते हैं। आपका शांति और शौर्य का यह संदेश दुनिया सुनी है। ऐसे अनेकों रूप को देश और दुनिया देख रही है। आप आज बिहार को बड़ी सौगात दे रहे हैं। वैसे बार बार आप बिहार को बड़ी बड़ी सौगातें देते रहते हैं। पहले भी 1,25,003 करोड़ का विशेष पैकेज जो बिहार के विकास का वाहक बना, पीएम केयर फंड से 500 बेड का कोविड केयर हॉस्पिटल दिए, जिसमें 250 वेंटिलेटर, एक हॉस्पिटल आईसीयू बेड हैं। पिछले 1-2 सप्ताह में पहले की भांति फिर किसानों, मत्स्य पालकों, पशुपालकों, माताओं और बहनों के लिए अनेकों योजनाओं का सौगात दिए हैं। आज रेलवे की अनेकों सौगात बिहार को दे रहे हैं। कोसी रेल पुल तो वरदान ही है, जो मिथिला, कोसी और सीमांचल के को तो जोड़ेगा ही, साथ साथ बिहार और देश के कई हिस्सों को भी जोड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी की एक पंक्ति है कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। राष्ट्र कवि दिनकर के इस कविता के इस भाव को आप साकार कर रहे हैं। बिहार के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पुनः अपनी ओर से और बिहार वासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय श्री नित्यानंद राय जी। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से संबोधन के लिए सादर अनुरोध है। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी, उपस्थित केंद्र और राज्य के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अतिथिगण, भाइयों और बहनों, आज का दिन बिहार के स्वर्णिम इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होने वाला है। 1934 के भूकंप ने बिहार के कोसी क्षेत्र को मिथिलांचल से अलग कर दिया। जिस बिहार को भूकंप ने बांट दिया, उसी को माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के अटक प्रयासों से आज फिर जोड़ा जा रहा है। 2014 से ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की विशेष चिंता रही है। उन्हें यहाँ के लोगों के प्रति संवेदना है और बिहार के चौमुखी विकास के लिए उन्होंने भागीरथ कार्य किए हैं। उनके सबका साथ सबका विकास मंत्र से प्रेरणा लेकर
केंद्र और राज्य डबल इंजन के भांति मिलकर कई परियोजनाओं को पूरा कर रही है। 2009 से 14 के बीच रेलवे के लिए बिहार का प्रतिवर्ष बजट औसतन 1100 करोड़ रुपए हुआ करता था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वांचल की चिंता रहते हुए कि कैसे हम पूर्वी भारत को तेज गति से विकास से जोड़ें, इस राशि को 3 गुना कर दिया। अब बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 3400 करोड़ रुपए निवेश किए जाते हैं बिहार के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। 86 वर्षों तक पूर्वोत्तर बिहार के निवासी कोसी नदी पार करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करते थे। उनका सफर अब सरल हो गया है। मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र को पुनः सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए आज से सुपौल, आसनपुर, कुपाहा के बीच ट्रेन सेवा का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। कोसी महासेतु का शिलान्यास श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में किया था, जब माननीय श्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस प्रोजेक्ट की कार्यशैली पे निगरानी रखी, लगातार इसकी रिव्यू करते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, हम सबको मार्गदर्शन देते रहे और इस 6 वर्षों में तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया गया, जिससे आज हम उद्घाटन के लिए उपस्थित हुए हैं। यह सेतु कृषि प्रधान बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला है। इससे प्रदेश की सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। यह सेतु न सिर्फ 2 स्थानों को जोड़ेगा, बल्कि आपके अपनों को और नजदीक लाएगा। आज कुल 2700 करोड़ रुपए के अलग अलग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें कोसी सेतु के अलावा 2 नई लाइनें, एक तीसरी लाइन, एक इलेक्ट्रिक लोको शेड, गेज परिवर्तन और 5 रेल खंडों का विद्युतीकरण शामिल है। इससे बिहार के विकास में तेजी से वृद्धि आएगी। इससे यह बिहार का प्रगति पथ बनेगा। बिहार की प्रगति के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण, गुड शेड्स का सुधार और अन्य काम भी तेज गति से किए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत हमने मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन की फैक्ट्री और मरहौरा में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री का भी निर्माण किया है, जिससे दोनों क्षेत्रों में तेज गति से विकास की लहर छा गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको इस बात को जानकर खुशी होगी, सबसे पहली किसान रेल दानापुर से देवलाली के बीच शुरू हुई, जिससे किसान अपने पैदावार कम समय में देश के कोने कोने तक पहुंचा पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार भविष्य में भी ऐसे ही तेज गति से बिहार का विकास करते रहेगी। ये हम सबका संकल्प है, प्रतिबद्धता है। आपने आज इस कार्यक्रम में समय दिया, इसके लिए पूरा रेल परिवार आपका कृतज्ञ है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, नीतीश जी, मोदी जी और सभी माननीय अतिथिगण। धन्यवाद माननीय रेल मंत्री महोदय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारतीय रेल देश के विकास में सतत योगदान दे रही है। विगत 6 वर्षों में भारतीय रेल द्वारा बिहार में किए गए मुख्य विकास कार्यों की झलकियां लघु फिल्म आपके समक्ष सादर प्रस्तुत हैं।
वीडियो फिल्म। सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर चल रही है। भारतीय रेलवे हर समय है गतिमान, क्योंकि इसके कांधे पर है आपकी उम्मीदें, आपके सपने और आपको शीघ्र और सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने की चाह। तभी तो रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को करती रहती है लगातार मजबूत और लाती है नए नए बदलाव। जहां पिछले 6 सालों में रेलवे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हासिल की हैं कई उपलब्धियां, और इन्हीं उपलब्धियों में से एक है मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा में स्थित इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री, जहां बना था 12,000 हॉर्स पावर का पहला मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक इंजन। अब यहां 24,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से बनाए जाएंगे 800 इलेक्ट्रिक लोको, जो बढ़ाएगा रेल की परिवहन क्षमता। बिहार में कनेक्टिविटी को सुगम बनाने की दिशा में पटना और मुंगेर में बना रेल सह सड़क महासेतु 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इन दोनों महासेतु ने उत्तर और दक्षिण बिहार तक के आवागमन को किया है आसान। कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में ही डेहरी ऑन सोन और सोन नगर के बीच 3 रेल ट्रैक वाले पुल ने भी निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका, जहां 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मिशन रफ्तार के तहत दिल्ली और कोलकाता के बीच चल रही हैं रेलगाड़ियां। विद्युतीकरण में रेलवे ने बिहार में अब तक कुल 3,318 किलोमीटर रेल मार्ग के 90% हिस्से का काम पूरा हुआ। रेलवे ने पिछले 6 सालों में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश से बिहार में नई लाइन तथा आमान परिवर्तन का व्यापक स्तर पर किया है काम। 1,150 करोड़ रुपए लागत वाले 23 रोड ओवर ब्रिज का निर्माण भी हुआ है पूरा। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण से आज बिहार में स्टेशनों की बदली है सूरत। अब यहाँ एयरपोर्ट की तरह हुई है प्रकाश व्यवस्था, क्विक वाटरिंग सिस्टम, वातानुकूलित प्रतीक्षालय। बिहार में तरक्की के कदम को बढ़ाती रेल कनेक्टिविटी जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय होगी। इसके लिए जयनगर को जोड़ा गया है जनकपुर से। रक्सौल से काठमांडू तक रेल लाइन का भी जल्द शुरू होगा निर्माण। लोक संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण ट्रेनों के बाहरी भाग पर लगाई गई मिथिला पेंटिंग ने स्थानीय कला को दी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। लगभग 300 किलोमीटर का ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बिहार से होकर गुजरेगा, जो इस क्षेत्र में लाएगा बड़ा निवेश। बिहार बढ़े, तरक्की के नए आसमान को छुए, इसलिए कई कार्य प्रगति पर भी हैं, जिसमें 1,000 किलोमीटर के लगभग नई लाइन, गया और सोनपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से मेमू कार शेड, भागलपुर में गंगा नदी के ऊपर नया रेल पुल, मोकामा बरौनी के मध्य दोहरी लाइन के नए रेल पुल का निर्माण शामिल है। अपने कई प्रोजेक्ट्स के माध्यम से रेलवे ने बिहार में खोले हैं रोजगार के अनेकों द्वार। आपकी हर यात्रा हो शुभ यात्रा, इसलिए रेलवे ने 6 सालों में बिहार में कई असंभव से दिखने वाले कामों को संभव बनाकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपने मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। जय हिंद। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी से संबोधन हेतु विनम्र आग्रह है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, विधान पार्षद एवं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मित्रों, बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार को यह सौभाग्य है कि बिहार ने देश को 8 रेल मंत्री अब तक देने का काम किया है। और मैं याद कराना चाहूंगा कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और नीतीश जी रेल मंत्री थे, उसमें बिहार के लिए 3 मेगा पुल की घोषणा की गई थी। कि उसके बाद 10 वर्षों तक जो सरकार आई, उसने इन सारे कामों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद इन तीनों मेगा पुल के निर्माण में गति आई और आज दीघा, सोनपुर और गंगा नदी पर मुंगेर में जो रेल पुल है वो आपके कार्यकाल में प्रारंभ हो सका।
और आज कोसी नदी पर 86 वर्षों के बाद रेल पुल और रेल का परिचालन प्रारंभ हो रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी, मढ़ौरा एवं मधेपुरा में इंजन के कारखाने का कॉन्ट्रैक्ट आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में फाइनल हुआ और आपके ही कार्यकाल में दोनों जगह इंजन का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और पीयूष गोयल जी को कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों बिहार के मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए थे, उस समय आपने प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाकर और 1371 ट्रेनों को चलाकर 19,72,000 लोगों को मुफ्त में अपने घरों तक पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों जब जेईई मेन और नीट की परीक्षा के लिए और छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो आदरणीय पीयूष गोयल जी ने पैसेंजर ट्रेन चलवाया बिहार में, जिससे हजारों छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा हुई है। इतना ही नहीं, तो मैं आपको आज इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पिछले सप्ताह दरभंगा में नए दूसरे एम्स के निर्माण का, बिहार में दूसरे एम्स के निर्माण का भी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। साथ ही साथ रेलवे ने पटना शहर में आर ब्लॉक से दीघा के बीच में जो जमीन बिहार को उपलब्ध कराई है, उसने पटना का कायाकल्प कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पर्यटन क्षेत्र को भी आज के इन कार्यक्रमों से बढ़ावा मिलेगा। विश्व के प्रथम गणराज्य वैशाली और स्वर्गीय रघुवंश बाबू की कर्मभूमि, वह वैशाली अब रेलवे के मानचित्र पर आ गया है। और इतना ही नहीं, तो इस्लामपुर नटेसर नई रेल लाइन के खुलने से बौद्ध धर्म के कई प्राचीन स्थल, मुख्यतः जेठियान, जहाँ कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने और पैदल यात्रा की थी 2500 साल पूर्व, वह स्थान भी रेल से जुड़ जाएगा। और इस प्रकार बौद्ध और जैन तीर्थ स्थलों को भी आज के इस उद्घाटन से बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज इन 4 रेल खंडों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण होकर और रेल का परिचालन हो रहा है, तब बिहार में 90% रेल लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। और मुझे रेल के लोगों ने बताया कि इससे तेल में 1500 करोड़ प्रति वर्ष की बचत संभावित है। इतना ही नहीं, तो बख्तियारपुर बाढ़ के बीच तीसरी लाइन बनने से बाढ़ स्थित एनटीपीसी के बिजली घर को भी निर्बाध कोयले की आपूर्ति होती रहेगी, जिससे बिहार को वर्ष भर अनवरत बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके 6 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में 774 किलोमीटर गेज कन्वर्शन न्यू लाइन डबलिंग का कार्य हुआ है, जिस पर रेल ने 22,275 करोड़ रुपया और खर्च किया है। और इतना ही नहीं, तो गंगा नदी पर एक और रेल पुल का काम मोकामा में शुरू हो चुका है और भागलपुर में भी एक और पुल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर तैयार है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रधानमंत्रित्व काल के अंदर बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से संबोधन हेतु विनम्र निवेदन है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री गिरिराज सिंह जी, श्री नित्यानंद राय जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, रेलवे बोर्ड एवं इस सेंट्रल रेलवे के यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, बहनों एवं भाइयों, मैं आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। 17 सितंबर उनका जन्मदिन है। कल भी हम लोगों ने बधाई दी है। पूरा सप्ताह आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं।
और आज 18 तारीख से अब मलमास मेला की शुरुआत हो गई। और जो मलमास मेला राजगीर, जो ऐतिहासिक जगह है, बहुत पौराणिक जगह है, उन्हीं जगहों पर आज से इसकी शुरुआत होती है। और उसके बारे में यह अवधारणा है, हम लोग बचपन से सुने हैं कि 33 करोड़ देवी देवता राजगीर में ही आ जा करके आवास करते हैं और उसी को ध्यान में रख करके लोग वहां जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में हमेशा। इस बार तो खैर ये जो पीरियड है कोरोना वायरस के चलते उस तरह से लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन इस अवसर पर जो एक इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां जाते रहे हैं, कुंड में स्नान करते रहे हैं, और वहां पर का एक बैतरनी पार करने का है कि अगर बैतरनी पार कर जाएंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये एक अवधारणा शुरू से चल रही है, तो आज तो उसी की शुरुआत हो रही है। तो इस अवसर पर आज इस रेलवे का कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया, मैं आपको हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं और रेल मंत्री को विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र भी कर दिया। आज जो कोसी महासेतु का उद्घाटन हो रहा है, उन्होंने खुद भी बताया, श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मुझको रेल मंत्री बनाया हुआ था, तो उसी समय ये कोसी महासेतु का उन्होंने शिलान्यास किया था। और ये कोसी महासेतु का जो शिलान्यास हुआ, उसके पहले जो कोसी महासेतु का बनाने के लिए और उसके दोनों तरफ अप्रोच बनाने के लिए जो सब कुछ हुआ, तो उसके लिए मुझको कितनी बार वहां जा करके हमने दोनों तरफ ट्रेवल किया, लोगों से बातचीत की, और अंत में कहाँ अलाइनमेंट होगा रेलवे के अधिकारियों को लेकर जाते थे, वो तय हुआ और अंतोगत्वा श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने इसको स्वीकार किया और वो 6 जून 2003 को आए थे और वहां उन्होंने इसका शिलान्यास किया। इतनी बड़ी भीड़ थी, इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल थे कि आज उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इतने भारी संख्या में लोग वहां पर आए थे और जब उनके साथ हम जा रहे थे तो उनको हमने आग्रह किया था, चूंकि हम मिथिला के लोगों की इस भावना को जानते रहे, लोग बोलते रहे हैं कि भाई मैथिली भाषा को भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए, तो बताया। और वहां भी गए तो वहां पर भी लोगों ने मांग किया और उसी दिन उन्होंने इसका भी ऐलान कर दिया था मैथिली भाषा के लिए। तो एक विशेष दिन था और आज उसके लिए जो कुछ भी जो बनाया गया था अलाइनमेंट, तो उसी के बगल में जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण हुआ, तो उसका भी अलाइनमेंट वही उसी के जो तय किया गया था कोसी का ब्रिज, उसी के पास उसका भी अलाइनमेंट फाइनली तय हुआ। वो तो पहले बन गया, लेकिन अब इसका कोसी का ब्रिज, और हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी आए हुए थे यहाँ पर 12 अगस्त 2018 को पटना। तो जब से हम रेल मंत्री रहे उसके बाद हम रेलवे के कोई कार्यक्रम में नहीं गए थे। इन्होंने ही मुझको अवसर दिया था 2018 में बुला करके कि हम इनके कार्यक्रम में गए, और आज भी इन्होंने अवसर दिया है कि आज भी यहाँ आने का मौका मिले। तो रेलवे के साथ तो एक भावनात्मक लगाव भी हम लोगों का है, इसलिए बहुत अच्छा लगा है। और उस दिन भी इन्होंने इनसे बातचीत हुई थी तो कहा कि नहीं, तेजी से काम हो जाएगा। तो आज कम से कम काम हो गया और आज उसका उद्घाटन, उसका अप्रोच भी अधिकांश हिस्सा बन गया, थोड़ा सा पर काम चल रहा, वो हो गया। ये सबसे खुशी की बात है। और दूसरा कार्य, जो कई चीजों का उद्घाटन शिलान्यास सबकी चर्चा कर दी गई है। दूसरे के बारे में हम बता देना चाहते हैं, हाजीपुर से वैशाली तक का जो रेल लाइन बना है, तो ये हाजीपुर से सुगौली तक के रेल लाइन के निर्माण का हुआ। सुगौली की भी ऐतिहासिक जगह, सुगौली में ही भारत और नेपाल के बीच में बातचीत हुई थी, तो वो सुगौली तक हाजीपुर को जोड़ने के लिए श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में इसका निर्णय लिया गया, इस रेलवे लाइन का। और वही आए थे इसका शिलान्यास करने 10 फरवरी 2004 में, और वही वैशाली में, वैशाली से ही इसका इन्होंने किया गया, इसका शिलान्यास किया था। और उसके बाद आज एक हिस्सा तो पहले हुआ था और आज वैशाली तक हो गया, खुशी की बात है। और हम तो रेल मंत्री से ही आग्रह करेंगे कि इसको आगे सुपौल तक पहुंचाने वाला भी काम हो जाए। ये भी श्रद्धेय अटल जी के ही नेतृत्व में हुआ और उन्होंने ही इसका शिलान्यास किया। तो आज आने का मौका मिला, आज आपके नेतृत्व में इसका उद्घाटन हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की और व्यक्तिगत प्रसन्नता की बात है। उसी तरह से जो आज आप लोगों ने बख्तियारपुर के पास जो एक नया किया है, और वो बाढ़ तक का, तो उसकी कहानी हम सिर्फ संक्षेप में बता देना चाहते हैं। ये जो बाढ़ में एनटीपीसी का बना पावर प्लांट बनने का निर्णय हुआ, उसके पीछे जान लीजिए हम लोगों के साथ श्रद्धेय अटल जी की सरकार में
PR कुमार मंगलम मंत्री थे और वो मंत्री थे ऊर्जा मंत्री। जब हम रेल मंत्री थे, 18 की बात है, तो उसी समय 1998 में जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने मुझसे कई अपने तमिलनाडु का और अपने इलाके के रेल के बारे में चर्चा की। उनकी एक एक बात को हमने कहा कि जरूर होगा, सब करा दिया। उसके बाद एक दिन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही बाहर उन्होंने कहा कि भाई आप अपने क्षेत्र का एक जगह बता दीजिए, आपके कंस्टिट्यूएंसी में हम पावर प्लांट लगाएंगे, अब बड़ा पावर प्लांट लगाएंगे, 616:3 का लगाएंगे। तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि भाई उस समय तो नियम बना हुआ था कि जो कोल एरिया है वहीं पर ये पावर प्लांट लगेगा, और उससे तो 250 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, ये कह रहे हैं पावर प्लांट लगेगा। मुझको बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। और बहुत जल्दी उन्होंने कहा कि आप बताइए एरिया। हमने बता दिया कि पटना के 20 किलोमीटर पूरब से लेकर के आगे 80-90 किलोमीटर में वो देख लें, एक तरफ रेलवे लाइन है, एक तरफ रोड है, और रोड के ठीक बगल में उत्तर साइड में गंगा नदी है। तो देख लें जहां पर उनको उचित लगे। उन्होंने ही सिलेक्ट किया हुआ बाढ़ पंडारक के बीच में वो जगह, चूंकि रेलवे लाइन और रोड के बीच में काफी गैप था, वो जगह का सिलेक्शन हुआ। और जब इसका तय हुआ, इसका भी आकर के शिलान्यास श्रद्धेय अटल जी ने 1999 में किया था। ये मार्च 1999 में किया था इसका उन्होंने शिलान्यास वहां पर उसका। और जब उसका हुआ तो उसी समय बना कि भाई बाढ़ से इसका लिंक बनना चाहिए कोल पॉइंट से हजारीबाग के आसपास। उसी समय ये पूरा का पूरा रेलवे का कंसेप्ट बना। और ये जो रेल लाइन अभी राजगीर और बख्तियारपुर के बीच में था, तो लेफ्ट की तरफ वहां से राजगीर से आने में बख्तियारपुर जाता है, तो राइट साइड में सोचा गया कि इसका बने और बाढ़ तक का रेल लाइन बन जाए, ताकि वहां पर सुविधा, जिसका अभी उप मुख्यमंत्री जी ने चर्चा किया। और ये जो पूरा का पूरा हो गया हजारीबाग कोयला खदान के पास से कोडरमा, तिलैया, राजगीर, बख्तियारपुर, बाढ़, ये भी सैंक्शन हुआ और इसमें भी काफी काम हो चुका है। लेकिन अभी यही हम आग्रह करेंगे कि इसमें जो जुरही खुराडी सेक्शन में 4 सुरंग बनना बाकी है, तो जल्दी बन जाएगा। तभी वहां से इसका कोल का सारा ट्रेन आता रहेगा और इससे लोगों को कोयला पहुंचाने में वहां सहूलियत होगी, कम से कम समय में वहां पर कोयला पहुंचेगा। इसलिए हम तो ये भी आग्रह करेंगे। लेकिन कितनी बड़ी चीज है ये, कितनी खुशी की बात है, कब की बात है, 98 में ये बात हुआ, वहां बना, और उसके बाद रेल के बारे में सोचा गया। आज उससे संबंधित एक रेल का आपके द्वारा उद्घाटन करवाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को इस बात से कितनी प्रसन्नता होगी, कितना आज मुझको आनंद हो रहा है कि चलिए उस समय जो किया गया आज हुआ। अब आपकी सरकार बनी तभी तो ये काम हो रहा। इस बीच में कहां लोगों ने किया 10 वर्ष तक? जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। ये काम और तेजी से होना चाहिए था, नहीं हुआ। जब अटल जी का ही कार्यकाल था, उसी बीच में जितना हम लोग रेलवे से करवा सके थे उतना करवा पाए थे। और आज जो आपने उद्घाटन किया है फतुहा इस्लामपुर रेलखंड का, उसको आगे जो बढ़ाए हैं आप लोग, ये इस्लामपुर वाले को लाइन को नटेसर तक, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि फतुहा से इस्लामपुर का पहले छोटी लाइन थी, वो एक बार बाढ़ में समाप्त हो गई थी। लोगों की इच्छा थी बने, तो हम लोगों ने इसको रेल मंत्रालय से तय कर दिया और अंत में फतुहा से हम लोगों ने इस्लामपुर तक का रेल लाइन बनवा दिया। और जब उसका उद्घाटन हुआ, इतनी लोगों को खुशी हुई थी। और उसी समय हम लोगों ने सोचा था कि जो चूंकि पटना से गया हम लोग जो जाते हैं, उसका सबसे पुराना जो रूट था वो फतुहा इस्लामपुर होते ही गया जाता था। तो जब फतुहा और इस्लामपुर रेलवे लाइन बन गया, तब हमारे मन में ये बात आई कि रोड है अगर इस्लामपुर से गया तक, तो रेल भी लाइन होना चाहिए। और उसी को रेल लाइन बनाने के लिए ही जो रास्ता तय किया गया, आज उसी का नटेसर तक का काम पूरा हो गया। अब फतुहा इस्लामपुर नटेसर होते हुए गया पहुंचने का, क्योंकि राजगीर से तो आगे हम लोग नटेसर से आगे तक का तिलैया तक का काम करवा चुके हैं पहले से। तो अब बहुत अच्छा है। और इस तरह का जो आज हो रहा है, कितनी हम लोगों को इस सबसे खुशी है। और इसके अलावे बहुत सारा काम आज करवाया गया है, बहुत सारी योजनाओं को पूरा किया गया है। लेकिन मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि
ये सब काम तेजी से हो रहा है। हम तो अब एक ही आग्रह करेंगे जो हम 12 अगस्त 2018 को माननीय रेल मंत्री जी से हम अनुरोध कर चुके थे कि एक लाइन, और इसका उद्घाटन एक हिस्सा आप कर चुके हैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, यानी जो दनियावा से बिहार शरीफ तक का उद्घाटन कराया जा चुका है, लेकिन उसी को हम लोगों के समय में तय हुआ था नेवरा से दनियावा बिहार शरीफ बरबीघा शेखपुरा, और ये लाइन था कि ये जो खंड है ये पूरा का पूरा, ये पीयूष गोयल से जैसे अनुरोध किया था, ये क्यूल से दानापुर आने का जो रास्ता एक तीसरा रास्ता बनाया गया, और जो अभी क्यूल से दानापुर की दूरी है उससे 9 किलोमीटर कम है, और इतना ज्यादा अब मतलब कि मालगाड़ियों का आवागमन होता था। तो हुआ कि अगर ये रेल लाइन बन जाएगा तो बहुत ज्यादा उपयोगिता इसकी होगी। इसी दृष्टिकोण से इसको स्वीकृत किया गया उसी समय श्रद्धेय अटल जी के टाइम में। तो हम आग्रह करेंगे कि अब थोड़ा थोड़ा काम जो बचा हुआ है इस काम को भी पूरा कर दीजिए। और एक बात अगर मेरा सुन लीजिएगा बिहार के लिए, तो हम तो रेल मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि भाई इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये जमालपुर मुंगेर में चलता था हम लोगों के टाइम। यूपीएससी से उसके एडमिशन के लिए स्टूडेंट का सिलेक्शन होता था और वहां पढ़ते थे, तो जो मैकेनिकल इंजीनियर जो उसमें पास करते थे और उनका नौकरी लग जाता था रेलवे में, वो उनका जो स्टाइल था जो हम लोगों ने देखा कि ये सब जमालपुर और मुंगेर के पढ़े हुए हैं और वहां से ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उनमें कितना गौरव का भाव रहता था मन में। हम तो आग्रह करेंगे कि रुक गया है, इसको फिर से चालू करवा दीजिए, और चाहिए तो एक आध और बढ़ा दीजिए, इलेक्ट्रिकल को भी बढ़ा दीजिए। इतना ज्यादा जो इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये पुरानी चीज है। अगर आप इस बात को मानिएगा, हमने उस बार भी कहा था, आज भी हम आपसे अनुरोध यही करेंगे कि इस बात को भी देखिएगा। लेकिन ये तो एक अलग विषय है। लेकिन जितना काम रेल मंत्रालय के द्वारा करवाया जा रहा है, मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और जो काम आपने अभी बताया कि जितनी राशि का हम खर्च कर रहे हैं, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि और बहुत तेजी से सारी योजनाओं का काम पूरा होगा, और इससे बिहार के लोगों को तो फायदा होगा ही, लेकिन देश भर के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि बिहार बीच में है और उससे आने जाने वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, लोगों को सुविधा होगी। और रेलवे के द्वारा जो मदद किया गया, मैं उसके लिए भी बधाई देता हूं। जिस समय लॉकडाउन का समय चल रहा था, हमारे मजदूर जो बाहर थे उनको लाने के लिए जो इतनी बड़ी संख्या में आपने विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कराया, उससे बहुत बड़ी संख्या में करीब 22-23 लाख की संख्या में हमारे बाहर से आए। हमारे उप मुख्यमंत्री जी प्रवासी कह रहे थे, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, इस देश में कोई प्रवासी नहीं है, देश पूरे देशवासियों का है। एक राज्य का कोई दूसरे राज्य में जाएगा तो प्रवासी नहीं है, ये तो अपने देश का वासी है। इसलिए खैर, लेकिन अपने राज्य के लोग जो दूसरे राज्य में गए काम करने के लिए, वहां फंस गए, तो वहां से आने में तो रेलवे ने सचमुच बहुत दिक्कत थी। अगर रेलगाड़ी नहीं चलवाते आप तो इतनी दिक्कत थी, किस तरह से लोग आ रहे थे, कहीं कोई पैदल चल रहा था तो कोई किस प्रकार से चल रहा था, कितनी कठिनाई हो रही थी। तो मैं इसके लिए तो जरूर आज जो कार्यक्रम रेल का हो रहा, तो मैं भी अपनी तरफ से भी, जो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं भी इस बात के लिए मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने आज के लिए भी जो समय दिया है, इसके लिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। आज लोकार्पित होने वाली समस्त परियोजनाओं पर लघु फिल्म आपके समक्ष सादर प्रस्तुत है। लोहे की दो पटरियों के बीच भागती रेलवे, हर दिन लाखों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती रेलवे। तभी तो कोविड-19 जैसी बड़ी बाधा का सामना करते हुए भी ईस्ट सेंट्रल रेलवेज (ECR) ने शुरू किए थे कई नए काम, और इसी का लाभ मिलने जा रहा है बिहार वासियों को। प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं बिहार वासियों को एक साथ कई सारी सौगातें। कोसी महासेतु, जो करेगा 86 सालों के बाद मिथिला और कोसी क्षेत्र के मिलन को संभव। ये जोड़ेगा निर्मली और सरायगढ़ को। इसकी कुल लागत है 516 करोड़ रुपए।
सहरसा से कोसी रेल महासेतु होते हुए आसनपुर कुपहा के बीच ट्रेन सेवा का उद्घाटन। हाजीपुर घोसवर वैशाली नई रेल लाइन। विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली पाएगा स्थान रेल मानचित्र पर और मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा। इस्लामपुर नटेसर नई रेल लाइन। रेलवे लाइन गुजरेगी खुदागंज, हरसिंगरा और कटारी स्टेशन होकर। गौतम बुद्ध से जुड़े ये पवित्र स्थान आएंगे रेल मानचित्र पर और होंगे बुद्धिस्ट रेल सर्किट में शामिल। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेल मार्ग, कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेल मार्ग, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का गेटवे है। जयनगर दरभंगा समस्तीपुर, समस्तीपुर खगड़िया रेल मार्ग, शिवनारायणपुर भागलपुर रेल मार्ग। बढ़ेगी रेलगाड़ियों की रफ्तार। करनौती बख्तियारपुर लिंक बाईपास तथा बाढ़ और बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन। लागत 240 करोड़ रुपए। ये सालाना 10 मिलियन टन कोयले की आवश्यकता वाले एनटीपीसी बाढ़ के मेगा पावर प्लांट में कोयले की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। 150 साल पुराने किऊल रेल पुल के समानांतर नए किऊल रेल पुल का निर्माण और इसके यार्ड का अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग द्वारा रीमॉडलिंग। लागत 86 करोड़ रुपए। मौजूदा 150 साल से अधिक पुराने रेल पुल के समानांतर नए रेल पुल का निर्माण। इससे होगा पटना भागलपुर, पटना देवघर, गया भागलपुर रेल मार्गों पर यातायात सुगम। महत्वपूर्ण शहर लखीसराय को मिले नए प्लेटफॉर्म। साथ ही अब 304 रूट के साथ किऊल लखीसराय यार्ड हुआ अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से लैस। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड बरौनी। इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक इंजनों का होगा अनुरक्षण, जिनसे मिलेगी बिहार में चलने वाली ट्रेनों को रफ्तार। बिहार की तस्वीर बदल रही है तेजी से और भारतीय रेल कर रहा है इसमें महत्वपूर्ण योगदान। तभी तो कोविड-19 के मुश्किल समय में देश भर से बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों को इन परियोजनाओं ने दिया रोजगार का अवसर, जिसके कारण ये इतनी जल्दी हो सकी पूरी। इन प्रोजेक्ट्स के कारण खुल रही हैं चहुं ओर विकास की नई राहें और बिहार बढ़ाएगा कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। आज इन सभी परियोजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। साथ ही वे विद्युतीकृत रेल मार्ग पर परिचालन भी करेंगे शुरू। हम सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर अनुरोध है कि नवनिर्मित कोसी रेल महासेतु, नवनिर्मित विद्युत लोको शेड बरौनी, नव विद्युतीकृत रेल मार्ग समस्तीपुर दरभंगा जयनगर रेलखंड, समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड, शिवनारायणपुर भागलपुर रेलखंड, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलखंड, करनौती लिंक बाईपास और बाढ़ बख्तियारपुर लिंक के बीच नवनिर्मित तीसरी लाइन, नवनिर्मित किऊल सेतु और लखीसराय किऊल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, नवनिर्मित रेल मार्ग सुपौल सरायगढ़ आसनपुर कुपहा राघोपुर, नवनिर्मित रेल मार्ग हाजीपुर वैशाली, नवनिर्मित रेल मार्ग इस्लामपुर नटेसर, नव विद्युतीकृत रेल मार्ग कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी, नव विद्युतीकृत रेल मार्ग सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर को अपने कर कमलों द्वारा रिमोट बटन दबाकर राष्ट्र को समर्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी।
माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः सादर निवेदन है कि रेल मार्गों सुपौल, सरायगढ़, आसनपुर, कुपहा, राघोपुर, हाजीपुर, वैशाली, इस्लामपुर, नटेसर, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन सेवा को शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। स्टार्ट नहीं हो रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन है कि इस गौरवशाली अवसर पर अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें, मार्गदर्शित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी पीयूष गोयल जी, रविशंकर प्रसाद जी, गिरिराज सिंह जी, नित्यानंद राय जी, सुश्री देवाश्री चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री भाई सुशील जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और तकनीक के माध्यम से जुड़े बिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साथियों, आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। बिहार सहित पूर्वी भारत के करोड़ों रेल यात्रियों को मिलने जा रही इन नई और आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं आज सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बिहार में गंगा जी हो, कोसी हो, सोन हो, नदियों के विस्तार के कारण बिहार के अनेक हिस्से एक दूसरे से कटे हुए रहे हैं। बिहार के करीब करीब हर हिस्से के लोगों की एक बड़ी दिक्कत रही है नदियों की वजह से होने वाला लंबा सफर। जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, जब पासवान जी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने भी इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया था। लेकिन फिर एक लंबा समय वो आया
जब इस दिशा में ज्यादा काम ही नहीं किया गया, ऐसे में बिहार के करोड़ों लोगों की इस बड़ी समस्या के समाधान के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 5-6 साल में एक के बाद एक इस समस्या के हल की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ाए गए हैं। साथियों, 4 वर्ष पहले उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 2 महासेतु, एक पटना में और दूसरा मुंगेर में शुरू किए गए थे। इन दोनों रेल पुलों के चालू हो जाने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच लोगों का आना जाना आसान हुआ है। खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्र जो दशकों से विकास से वंचित थे, उन्हें विकास के लिए नई गति मिली है। आज मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ने वाला महासेतु और सुपौल आसनपुर कुपहा रेल रूट भी बिहार वासियों की सेवा में समर्पित है। साथियों, लगभग 8.5 दशक पहले भूकंप की एक भीषण आपदा ने मिथिला और कोसी क्षेत्र को अलग थलग कर दिया था। आज ये संयोग ही है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच इन दोनों अंचलों को आपस में जोड़ा जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इसके आखिरी चरण के कार्यों में दूसरे राज्यों से आए श्रमिक साथियों ने भी बहुत सहयोग किया है। वैसे ये महासेतु और ये प्रोजेक्ट श्रद्धेय अटल जी और नीतीश बाबू का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है। जब 2003 में नीतीश जी रेल मंत्री थे और श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री, तब नई कोसी रेल लाइन परियोजना की परिकल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि मिथिला और कोसी क्षेत्र के लोगों की दिक्कतों को दूर किया जाए। इसी सोच के साथ 2003 में अटल जी द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। लेकिन अगले वर्ष अटल जी की सरकार चली गई और उसके बाद कोसी रेल लाइन परियोजना की रफ्तार भी उतनी ही धीमी हो गई। अगर मिथिलांचल की फिक्र होती, बिहार के लोगों की दिक्कतों की फिक्र होती, तो कोसी रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम हुआ होता। इस दौरान रेल मंत्रालय किसके पास था, किसकी सरकार थी, इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस रफ्तार से पहले काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से 2004 के बाद भी काम हुआ होता, तो आज का ये दिन पता नहीं कब आता, कितने साल लग जाते, कितने दशक लग जाते, हो सकता है पीढ़ियां बीत जाती। लेकिन दृढ़ निश्चय हो, नीतीश जी जैसा सहयोगी हो, तो क्या कुछ संभव नहीं है। मिट्टी रोकने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सुपौल आसनपुर कुपहा रूट पर काम पूरा किया गया है। साल 2017 में जो भीषण बाढ़ आई थी, उस दौरान हुए नुकसान की भरपाई भी इस दौरान की गई है।
आखिरकार कोसी महासेतु और सुपौल आसनपुर कुफा रूट बिहार के लोगों की सेवा के लिए तैयार है। साथियों, आज कोसी महासेतु होते हुए सुपौल, आसनपुर, कुपहा के बीच ट्रेन सेवा शुरू होने से सुपौल, अररिया और सहरसा जिले के लोगों को बहुत लाभ होगा। यही नहीं, इससे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए एक वैकल्पिक रेल मार्ग भी उपलब्ध हो जाएगा। कोसी और मिथिला क्षेत्र के लिए ये महासेतु सुविधा का साधन तो है ही, ये इस पूरे क्षेत्र में व्यापार, कारोबार, उद्योग, रोजगार को भी बढ़ावा देने वाला है। साथियों, बिहार के लोग तो इसे भली भांति जानते हैं कि वर्तमान में निर्मली से सरायगढ़ का रेल सफर करीब करीब 300 किलोमीटर का होता है। इसके लिए दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा, ये सारे रास्तों से होते हुए जाना पड़ता है। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब बिहार के लोगों को 300 किलोमीटर की ये यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। 300 किलोमीटर की ये दूरी सिर्फ 22 किलोमीटर में सिमट जाएगी। 8 घंटे की रेल यात्रा सिर्फ आधे घंटे में ही पूरी हो जाए करेगी। यानी सफर भी कम, समय की भी बचत और बिहार के लोगों के धन की भी बचत होगी। साथियों, कोसी महासेतु की हर तरफ किऊल नदी पर नई रेल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की सुविधा शुरू होने से इस पूरे रूट पर सुविधा और रफ्तार दोनों बढ़ने वाली है। इस नए रेल पुल के निर्माण से झाझा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक मेन लाइन पर 100-125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अब ट्रेन चल पाएगी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के चालू होने से हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर ट्रेनों के आने जाने में आसानी होगी, अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी और रेल यात्रा अधिक सुरक्षित होगी। साथियों, बीते 6 साल से भारतीय रेल को नए भारत की आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जा रहा है। आज भारतीय रेल पहले से कहीं अधिक स्वच्छ है। आज भारतीय रेल के ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क को मानव रहित फाटकों से मुक्त कर पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाया जा चुका है। आज भारतीय रेल की रफ्तार तेज हुई है। आज आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की प्रतीक वंदे भारत जैसी भारत में बनी ट्रेनें रेल नेटवर्क का हिस्सा होती जा रही है। आज देश के अनछुए हिस्सों को रेल नेटवर्क के साथ जोड़ने की, रेल मार्गों के चौड़ीकरण और बिजलीकरण की व्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। साथियों, रेलवे के आधुनिकीकरण के इस व्यापक प्रयास का बहुत बड़ा लाभ बिहार को और पूरे पूर्वी भारत को मिल रहा है। बीते कुछ सालों में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और मढ़ौरा में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की गई।
इन दोनों परियोजनाओं से बिहार में लगभग 44,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये सुनकर हर बिहारवासी को गौरव होगा कि आज बिहार में 12,000 हॉर्स पावर के सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन बन रहे हैं। बरौनी में बिजली के इंजनों के रखरखाव के लिए बिहार का पहला लोको शेड भी काम करना शुरू कर चुका है। बिहार के लिए एक और बड़ी बात यह है कि आज बिहार में रेल नेटवर्क के लगभग 90% हिस्से का बिजलीकरण पूरा हो चुका है। बीते 6 साल में ही बिहार में 3,000 किलोमीटर से अधिक के रेल मार्ग का बिजलीकरण हुआ है। आज इसमें 5 और प्रोजेक्ट जुड़ गए हैं। साथियों, बिहार में जिस तरह की परिस्थितियां रही है, उसमें रेलवे लोगों के आने जाने का बहुत बड़ा साधन रही है। ऐसे में बिहार में रेलवे की स्थिति को सुधारना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। आज बिहार में किस तेज गति से रेलवे नेटवर्क पर काम चल रहा है, इसके लिए मैं एक तथ्य देना चाहता हूं। 2014 से पहले के 5 सालों में लगभग 325 किलोमीटर रेल लाइन कमीशन हुई थी। आसान शब्दों में कहे तो 2014 के पहले के 5 सालों में बिहार में सिर्फ 325 किलोमीटर नई रेल लाइन शुरू की थी, जबकि 2014 के बाद के 5 सालों में बिहार में लगभग 700 किलोमीटर रेल लाइन कमीशन हो चुकी है। यानी करीब करीब 2 गुने से भी नई रेल लाइन शुरू हुई है। अभी करीब 1000 किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। आज हाजीपुर, गोसवर, वैशाली नई रेल लाइन के शुरू होने से वैशाली नगर, दिल्ली और पटना से भी सीधी रेल सेवा से जुड़ जाएगा। इस सेवा से वैशाली में पर्यटन को बहुत बल मिलेगा और युवा साथियों को नए रोजगार उपलब्ध होंगे। इस तरह इस्लामपुर नटेसर नई रेल लाइन से भी लोगों को बहुत फायदा होगा। विशेषकर बौद्ध मत को मानने वालों को ये नई सुविधा मिलने की इसकी काफी आसानी होगी। साथियों, आज देश में मालगाड़ी और यात्री गाड़ी दोनों के लिए अलग अलग ट्रैक बनाने की व्यापक व्यवस्था यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर भी तेजी से काम चल रहा है। इससे बिहार में करीब 250 किलोमीटर लंबा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, जो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इस व्यवस्था से ट्रेनों में होने वाली देरी की समस्या भी कम होगी और सामान की ढुलाई में होने वाली देरी भी बहुत कम हो जाएगी। साथियों, जिस तरह से कोरोना के संकट काल में रेलवे ने काम किया है, रेलवे काम कर रही है, उसके लिए मैं भारतीय रेल के लाखों कर्मचारियों को, हमारे साथियों को उनकी विशेष प्रशंसा करता हूं। देश के लाखों श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने दिन रात एक कर दिया था।
स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को रोजगार देने में भी रेलवे बड़ी भूमिका निभा रहा है। कोरोना काल में भारतीय रेल की यात्री सेवा भले ही कुछ समय के लिए रुक गई थी, लेकिन रेल को सुरक्षित और आधुनिक बनाने का काम तेज गति से चलता रहा। देश की पहली किसान रेल यानी पटरी पर चलता हुआ कोल्ड स्टोरेज भी बिहार और महाराष्ट्र के बीच कोरोना काल में ही शुरू किया गया। साथियों, ये कार्यक्रम भले रेलवे का है, लेकिन रेलवे के साथ ही ये लोगों के जीवन को आसान बनाने और बेहतर बनाने के प्रयास का भी आयोजन है। इसलिए मैं एक और विषय की चर्चा भी आज आपके बीच करना चाहता हूं, जो बिहार के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। नीतीश जी की सरकार बनने से पहले तक बिहार में इक्का दुक्का मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। इससे बिहार में मरीजों को तो भारी दिक्कत थी ही, बिहार के मेधावी युवाओं के भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था। आज बिहार में 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, जिससे अनेक बीते कुछ वर्षों में ही बनाए गए हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में एक नए एम्स की भी स्वीकृति दे दी गई है। ये नया एम्स दरभंगा में बनाया जाएगा। इस नए एम्स में 750 बेड का नया अस्पताल तो बनेगा ही, इसमें एमबीबीएस की 100 और नर्सिंग की 60 सीटें भी होगी। दरभंगा में बनने वाले इस एम्स से हजारों नए रोजगार भी सृजित होंगे। साथियों, देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। मैं देश भर के किसानों को इन विधेयकों के पारित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। लेकिन कुछ लोग, जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो
इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है। वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है। किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है, तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। साथियों, ये लोग एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया। किसानों से किया ये वायदा अगर पूरा किसी ने किया है तो भाजपा एनडीए की वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है, जहां चाहे बेच सकता है। वो बर्तन बनाता है, कहीं पर भी बेच सकता है। वो जूते बनाता है, कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। ये हमारे कोऑपरेटिव्स, कृषि उत्पादक संघ, एपीओस और बिहार में चलने वाले जीविका जैसे महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। साथियों, नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने शुरुआती वर्षों में ही नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था।
जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। साथियों, किसानों के लिए जितना एनडीए शासन में पिछले 6 वर्षों में किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। किसानों को होने वाली एक एक परेशानी को समझते हुए, एक एक दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। देश के किसानों को बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी से कर्ज न लेना पड़े, इसके लिए ही प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं। किसानों को पानी की दिक्कत ना हो, किसानों से अटकी पड़ी सिंचाई, दशकों से अटकी पड़ी सिंचाई, वो परियोजनाएं पूरी हो, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वो यूरिया जिसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, जो किसानों के खेत में कम और फैक्ट्रियों में ज्यादा आसानी से पहुंच जाता था, अब उसकी 100% निम कोटिंग की जा रही है। आज देश में बड़े स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों पर भारी निवेश किया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जा रहा है। किसानों के पशुधन को बीमारियों से बचाने के लिए देशव्यापी अभियान भी चलाया जा रहा है। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए, मुर्गी पालन को प्रोत्साहन के लिए, शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को आय बढ़ाने के अतिरिक्त विकल्प देने के लिए केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। साथियों, किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, राष्ट्र के विकास में सभी को सशक्त करना
हम सभी का दायित्व है। आज जितने भी प्रोजेक्ट्स को समर्पित किया गया है वो इसी दायित्व का एक हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है, इनसे बिहार के लोगों, यहां के नौजवानों, यहां की महिलाओं को बहुत लाभ होगा। साथियों, कोरोना के इस संकट काल में हम सभी को बहुत संभल कर भी रहना है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपका और आपके अपनों का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। इसलिए मैं बिहार के लोगों से, देश के लोगों से अपने आग्रह को फिर दोहराना चाहता हूं। मास्क जरूर पहने और ठीक से पहने। 2 गज की दूरी का हमेशा ध्यान रखें, इसका पालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, भीड़ लगाने से बचें। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की परंपरा वाला जो काढ़ा होता है उसे पीते रहें, गुनगुना पानी पीते रहें, निरंतर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूर्व मध्य रेल की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं अन्य गणमान्य महानुभावों को हृदय से धन्यवाद, हृदय से आभार। धन्यवाद।